बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अपने गुज़श्ता वीलॉग में मैंने अपने दोस्तों के चंद सवालात की वजाहत तो की थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बात मुकम्मल ना हो सकी और कुछ इश्यूज बाकी बच गए थे, जिनमें एक था गुजर जॉइंट एक्शन कमेटी के क़याम और उसकी ट्राइबल बचाओ मार्च के क्या महरक़ात थे, क्या मकासद थे, और ये कि क्या ये अपने अंजाम को पहुंच चुकी है या अभी भी बाकी है। इसी तरीके से पहाड़ियों की धन्यवाद यात्रा का लेखा जोखा भी हम करेंगे। पहले एक नज़र गुजर भाइयों के जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ। दोस्तों, बज़ाहिर तो इस कमेटी के क़याम का मकसद गुजर कबीला के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था, और ये जायज़ बात भी है क्योंकि हर किसी कम्युनिटी को अपने हक़ की रखवाली करने का इख्तियार मौजूद है और ये किया जाना चाहिए था। लेकिन जून जून लॉन्ग मार्च आगे बढ़ती गई, इसके असल मकासद भी सामने आते गए। शुरका की तकरीरों से ये वाज़ह होने लगा कि जॉइंट एक्शन कमेटी अपने दिफा के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि पहाड़ियों की मुखालफत करने की नीयत से एक मनसूबाबंद तहरीक थी, और इस मार्च के ज़रिए से वो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। मार्च उसका एक हिस्सा थी। मार्च के अगराज़ व मकासद में तीन चीज़ें नुमायाँ थी, बल्कि तीन निकाती एजेंडा था जो इसके बैनर पर भी दर्ज था। इसमें नंबर एक पर यह था कि पहाड़ियों की आला ज़ातों को शेड्यूल्ड ट्राइब ज़िम्रे में शामिल न किया जाए। नंबर दो ये था कि जस्टिस GD शर्मा कमीशन की रिपोर्ट बल्कि सारे के सारे कमीशन को ही रोल बैक कर दिया जाए। और तीसरी बात यह थी कि फॉरेस्ट राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन और नोमैड्स का सरमाई सर्वे करवाया जाए। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इन मकासद के पीछे क्या हिकमत अमली कार फरमा थी। उन्होंने इस मार्च के दौरान, जैसा कि आपने मुलाजा किया होगा, कि राजपूतों और सईदों और ब्राह्मणों को टारगेट करते हुए एक ही रट लगा रखी थी कि ये तो आला ज़ात है, इन्हें कैसे शेड्यूल ट्राइब ज़िम्रे में शामिल किया जा सकता है। जबकि हकीकत तो यह है कि ज़ातों की ऊंच नीच के एतराज़ात शेड्यूल कास्ट के मुतालबे के हवाले से तो रेलिवेंट हो सकते हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब से इनका कोई लेना देना नहीं है। और पहाड़ियों का मुतालबा शेड्यूल कास्ट का नहीं था, बल्कि शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाना था। और इन ज़ातों की परख का मयार वो बार बार महकमा माल का रिकॉर्ड बताते रहे। उनकी ये बात दुरुस्त भी मान ली जाए कि ये आला ज़ातें हैं, तो सवाल यह है कि महकमा माल के किस रिकॉर्ड में पहाड़ियों की किसी ज़ात को राजपूत के तौर पर एंटर किया गया हो। ये एक अलग बहस है कि कौन राजपूत है और कौन राजपूत नहीं है, और इसके परखने का कोई कानूनी मयार भी नहीं है जिसे अप्लाई किया जा सके। इस केस में ख़ास तौर से ट्राइब होने की दलील सिर्फ महकमा माल के रिकॉर्ड में नहीं मिला करती है, बल्कि अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब के दायरे में आता हो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के कई एक तरीके हैं जो गवर्नमेंट इख्तियार कर सकती है। और ये दायरा जो है ये भी कोई मुंजमद या साकित नहीं है कि एक बार गुजर या गद्दी या सीपी को शेड्यूल्ड ट्राइब करार दे दिया गया है तो फिर आइन की दफ़ा 342 के ऊपर ताला पड़ गया और किसी दूसरे कबीले को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। कबीला की तशरीह जो है वो वक्त और हालात की गर्दिश के ताबा है, और ये बदलती रहती है। और कानून भी यही कहता है, दुनिया का कानून यही कहता है, अदालतें यही कहती हैं। इस एनालॉजी की तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तौसीक कर दिया हाल ही के एक केस में। और कुछ लोग अभी तक जो है उनके अंदर लूकर की रूह भटक रही होती है। वो कहते हैं कि लूकर कमेटी के जो पैरामीटर्स हैं उनके अलावा शेड्यूल ट्राइब कोई हो नहीं सकता। लूकर रिपोर्ट कोई आसमानी सहीफा नहीं है, आसमानी किताब कोई नहीं है। ये ठीक है कि लूकर कमेटी रिपोर्ट में पैरामीटर्स का एक पासिंग रेफरेंस मौजूद है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे आइन के आर्टिकल 366 जो ट्राइब को डिफाइन करता है उसमें भी ट्राइब की कोई वाज़िया डेफिनेशन मौजूद नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं पर भी ट्राइब की मुत्तफिका डेफिनेशन मौजूद है ही नहीं। अब महकमा माल के रिकॉर्ड में ये कहाँ पे दर्ज है कि गुजर एक कबीला है या पसमानदा कबीला है? और अगर पसमानदगी का मयार तय करने के लिए महज एक कबीला का नाम ही काफ़ी हो तो फिर मुल्क भर में आबाद सारे गुजर जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब होने चाहिए, क्योंकि गुजरों का ये दावा है कि ये सारे के सारे एक कबीला है। ज़रा कोई मुझे बता दे कि तारीख की किस किताब में ये दर्ज है कि गुजर होना ही पसमानदगी की अलामत है। इसीलिए तो आइन के आर्टिकल 342 में ये लिखा हुआ है कि किसी कबीले या उसके ग्रुप जुज जो हालात के तहत उसका मुस्तहिक तस्वुर होगा उसको इसमें शामिल किया जा सकता है।
कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि पूरे के पूरे कबीले को उसमें शामिल ना किया जाए। अब इसी तरीके से देख लीजिए आप खुद, जो गुजर बुजुर्गों और दोस्तों के दावे के मुताबिक गुजर तो इस मुल्क पर ना जाने कितने सौ साल हुकूमत करते रहे। इसी तरह के एतराज लगाने वाले मेरे दोस्तों के घरों में गुजरों की अजमत रफ्ता और उनकी हुक्मरानी की दास्तानों के पब्लिश्ड मजमूए मौजूद हैं। अब कई नुमाया किताबें हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में जो आम देखी जाती है वो शाहान गुज्जर, और फिर इसी तरीके से मुंशी की किताब है द ग्लोरी दैट वाज गुर्जरा देश। फिर कुशान एम्पायर की बहुत सारी किताबें हैं, कुशान जो आजकल अपने आप को कसाना कहते हैं, गुजरों की हुकूमत की कई दास्तानें यहाँ मौजूद हैं और लातादाद किताबें। मैं ज़ाती तौर पे 8-10 दोस्तों को जानता हूँ जो गुजर कबीले से वाबस्ता हैं, वो तो ये किताबें अपने सराहने के नीचे रखते हैं। अब उससे उन्हें नींद भी अच्छी आती होगी, खूब रात को जब दिल चाहा तो अकबर बादशाह के साथ भी लड़ाई हो गई और अनारकली की मुतरन्नम आवाज़ भी सुनने को मिलती होगी ख्वाब देखते हुए। और खैर से मेरे ये दोस्त सुबह उठकर अगर अल्लाह की किताब को पढ़े ना पढ़ें, लेकिन इन किताबों के 1-2 सफ़ात तबरक के तौर पर ज़रूर पढ़ लेते हैं। अब उन शाहान के हुक्मरान होने का हिसाब हम जम्मू कश्मीर के गुजरों से लें जो पसमानदगी की दलदल में फंसे थे, क्या ये वाजिब बात है? और क्या हमें यही असूल पहाड़ियों के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए? अगर पहाड़ियों की किसी ज़ात का कोई हुक्मरान इस मुल्क में किसी जगह पर हुआ है किसी दौर में, तो उसका हिसाब जो है वो आज जम्मू कश्मीर का पहाड़ी देगा। अब देखें ये सादात का जो अशर किया इस यात्रा ने, ये अक्सर सादात का जिक्र करते रहे और अल्लाह माफ़ करे उनकी तो सरेआम कई बार हर्जा सराई की और उन्हें तंज व तमस्कर का निशाना भी बनाया गया। हालांकि सादात हमेशा से गुजरों की तरफ खुसूसी झुकाव रखते रहे। इन्हें तो लोग अकायद की बुनियाद पर आला मकाम देते हैं, वरना महकमा माल के रिकॉर्ड में उनकी निजी अजमत का कोई तस्करा मौजूद नहीं है और ना ही वो कभी यहाँ के हुक्मरान रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि 15वीं सदी के वस्त में शायद 1415 से लेके 1450 तक कोई 35 साल के लिए 3-4 बादशाह यहाँ पे सैयद हुए हैं इस मुल्क के ऊपर। लेकिन अब उनकी हुक्मरानी का हिसाब आप पमरोड के सैयदों से लो या उड़ी के सैयदों से लो, ये कैसे चलेगा? सैयद तो यहाँ तबलीग दीन के लिए आए या तिजारत के लिए आए, या जब अरबस्तान को छोड़ा उन्होंने तो रफ्ता रफ्ता फैलते रहे और पहली बस्ती उनकी मेरे ख्याल से 11वीं सदी के अवाइल में बाराबंकी में इस मुल्क में आबाद हुई है। और लेकिन गुजर तो उससे पहले यहाँ मौजूद थे, बल्कि उससे 200-300 साल पहले से हुकूमत कर रहे थे और कल तक ये हुकूमत करते रहे मुबैना तौर पर। अब जो हुक्मरान है वो शेड्यूल ट्राइब हो सकता है, लेकिन जो महाजर होकर यहाँ पे सैयद आया वो शेड्यूल ट्राइब नहीं हो सकता, क्योंकि बकौल इनके वो आला जात का है। अब पठान अगर कोई आया, कुरैशी आया, दूसरे लोग आए हैं बाहर से अगर आए, तो महाजर होकर वो यहाँ के हुक्मरान गुजर के मुकाबले में अपना दावा भी नहीं पेश कर सकते कि वो शेड्यूल ट्राइब है। ये मजाक नहीं है तो क्या है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं चलेगा। खुद जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े गुजर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और फितनालोजिस्ट हैं जो बजा तौर पर यह कहते हैं कि राजपूतों की कई ज़ातें ऐसी हैं जैसे चौहान, चालुक्या, सोलंकी और परमार वगैरह, वो दरअसल गुजर थे और वहां से वो निकल के राजपूत हो गए। अब जब शाखें राजपूत हैं तो खुद गुजर तो उनसे भी आला और अरफा होंगे दर्जे में, और जो आला और अरफा है वो शेड्यूल ट्राइब में शामिल है। लेकिन जो बकौल उनकी नस्ल में से है और वो राजपूत हो गया तो वो उसका मुस्तहिक नहीं है। सिर्फ दुनियावी ही नहीं, गुजर तो बिलाशुबा दीनी और रूहानी एतबार से भी इंतहाई आला मरातब पर फाइज रहे हैं और वो आज भी हैं, जो कि किसी के भी बुलंद मर्तबा होने की असल कसौटी है हमारे नज़दीक। चूँकि इस्लाम में भेदभाव की कोई बात नहीं है, कोई ज़ात ऊंची नीची नहीं है, ये सब यकसां हैं। यहाँ तो अमाल के हिसाब से फैसला होगा। दोस्तों सिर्फ कश्मीर में 45,000 गुजर औलिया हो गुजरे, 45,000। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये दावा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से कराया गया है। खुद मुलाजा फरमा लीजिए, सुनिए वो क्या कहते हैं। ये जी आज मैं जिस खानवादे से ताल्लुक रख रहा हूं, जो आपका गुजर फैमिली चौधरी बरादरी का ये जो खानवादा है, आपको पता है कि सिर्फ कश्मीर के अंदर अल्लाह ताला ने
आपके गुज्जर फैमिली में से, गुजरों में से 45,000 वली पैदा किए। 45,000 वली आपके गुजरों में से अल्लाह ने पैदा किए। एक और चीज ध्यान में रखिए कि कुछ लोग ये सोचकर ख्यालात के घोड़े पर सवार होकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ दौड़ रहे होते हैं कि सैयद, मोची, मुगल, जराल और फिर हिंदू, सिख, मुसलमान, ये बांत बांत के कोई 300, 350 जातों के लोग एक कबीला कैसे हो सकते हैं। कई पहाड़ी भी ये सुनकर अपना हुक्का पानी छोड़ देते हैं, और ये दुरुस्त भी हो सकता है कि पहाड़ी एक कबीला नहीं है। पहाड़ी दरअसल ट्राइबल कम्युनिटीज का एक मजमुआ होकर एक कबीला है, और इसकी हैसियत में वो आर्टिकल 342 का हक मांगते हैं जो हिंदुस्तान का आइन तस्लीम करता है। मेरी नज़र में आला जातों की दुहाई देकर पहाड़ियों के शेड्यूल ट्राइब के मुतालबे को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। गुजर जॉइंट एक्शन कमेटी का दूसरा मुतालबा यह था कि जस्टिस GD शर्मा को रोल बैक किया जाए। दरअसल इन्हें शर्मा कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए था जिसने इन्हें शेड्यूल ट्राइब का हकदार करार दिया और इसे जारी रखने की सिफारिश की, वरना खुदा ना खास्ता पहाड़ी ना से कोई दूसरा ही अगर उनके एक्सक्लूजन का मुतालबा लेकर निकल पड़ता तो ना मालूम क्या हालात होते। हालात का तो आपको पता ही है, 1 मिनट में आर या पार हो जाता है आजकल, क्योंकि उनको शेड्यूल ट्राइब के लिए किसी कमीशन ने नहीं मुकर्रर किया था, क्योंकि उस वक्त कानून की जरूरत भी नहीं थी। इन्हें तो कमीशन ने मुरवजा कानून के पैरामीटर्स की वो रुकावट भी अबूर करवा दी है जो कभी भी उनके लिए एक्सक्लूजन के खतरे की घंटी बजा सकती थी। कितना ही अच्छा होता अगर ये लोग मुतालबा करते कि उनके हक को महफूज रखा जाए और उसे महफूज रखते हुए दीगर लोगों के मुतालबात को भी ज़ेरे गौर लाया जाए। अब एक्शन कमेटी का तीसरा मुतालबा फॉरेस्ट राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन और ट्राइबल सर्वे करवाए जाने का था। दोस्तों, ये एक जायज़ मुतालबा है, फॉरेस्ट राइट्स उनको दिए जाने चाहिए, लेकिन जो पहाड़ियों के फॉरेस्ट्स में और ढोकों में जो उनके राइट्स हैं और मुसलमा और मुसद्दका राइट्स हैं उनको भी नज़र में रखा जाना चाहिए। और अगर ये सर्वे हो जाए और ख़ासकर ये सरमाई सर्वे, तो बहुत सारी बिल्लियाँ एक साथ थैले से बाहर आ जाएंगी। हम ये भी मालूम कर पाएंगे कि मौसमी हिजरत करने वालों में गुजर कितने हैं, बकरवाल कितने हैं और क्या इसमें कोई पहाड़ी भी है या नहीं। और ऐसे सर्वे से ये भी मालूम हो सकेगा कि कौन खाना बदोश है और कौन खाना बदोश नहीं है। और लगे हाथों इसी सर्वे के दौरान मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के 45,000 औलिया कश्मीर में पाए जाने के दावे की भी तस्दीक हो जाएगी, और मुमकिन है उसमें कुछ और भी इजाफा हो गया हो मौलानी की तकरीर के बाद, वो भी आ जाएगा सामने। दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते के मुकामी सोशल मीडिया कंटेंट पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो देखने में आएगा कि गुजर जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात की दरपर्दा हिमायत और पजीराई भी बहुत सारे लोग करते रहे हैं। लीडरान की कबीले के साथ खड़े ना होने के इल्ज़ाम में फातिहा तो पढ़ ली गई है, लेकिन एक उभरते हुए नौजवान गुजर लीडर को सोशल मीडिया में मैंने ये कहते हुए सुना है कि इस तहरीक का बानी तो दरअसल राजौरी का कोई साहब थे, लेकिन कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने इस पर हाथ साफ कर दिया और उनने ये भी कहा कि कमेटी का क़याम एक वेलकम स्टेप था जिससे कम्युनिटी स्पॉटलाइट में आई, और इस कमेटी का मुतालबा शर्मा कमीशन को रोल बैक करवाना था, यानी कि उनके बकौल पहाड़ियों के मुतालबे को ज़ेरे गौर लाया ही नहीं जाना चाहिए था। ये सिरे से नामनासिब था, ये कमीशन रोल बैक होना चाहिए था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अलबत्ता जो असल कहानी उनसे सुनने को मिली वो ये थी कि गुजर लीडरशिप ने 1 साल से अनथक मेहनत की और तमाम गुजर लीडर पिछले 30 बरस के जो आपस में दुश्मन थे और एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, उन्होंने अपने सारे इख्तलाफात को बालाए ताक रखा और अनथक मेहनत की, जिसके बकौल उनके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। उन्होंने दिल्ली के किसी गुजर लीडर की सरपरस्ती में वज़ीर दाखिला से भी बकौल उनके मुलाकात की, लेकिन बज़ाहिर इन लीडरों की सोशल मीडिया में अल्लाह माफ़ करे फातिहा पड़ी गई। अब अल्लाह ही जाने कौन बशर है। वैसे दस्तावेजी सबूतों का हवाला देने की ज़रूरत भी क्या है, बात समझ में आती है। अब आते हैं जनाब मार्च के अंजाम की तरफ। दोस्तों, वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी के बावजूद लॉन्ग मार्च का यूं निकलना और अपने मेन स्ट्रीम लीडरों के खिलाफ महाज खोलना,
ये कोई मनचलों का मशगला हरगिज़ नहीं हो सकता है। इस पर आप खुद भी थोड़ी सी सर खपाई कीजिए कि क्या ये कबीला की उभरती हुई नई लीडरशिप की उड़ान थी या कोई क्राई बेबीज़ का कोई रोल था जो स्क्रिप्ट समेत उन्हें थमा दिया गया था। राजौरी से कुपवाड़ा और कुपवाड़ा से जम्मू और फिर बंद कमरों में जो भी हुआ, मैं वो सब आपके तजिया के लिए छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात तय है कि इन्हें दिल्ली बुलाकर कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई, बल्कि शट अप कॉल दी गई है। क्योंकि यकीन दहानी तो राजौरी और बारामूला में है और उसके अलावा भी कई बार करवाई जा चुकी थी, और इनका तो मिशन ही उस यकीन दहानी के बरक्स था। वो तो निकले थे मुबैना तौर पर अपर कास्ट पहाड़ियों के शेड्यूल ट्राइब दर्जा में शामिल होने से रोकने के लिए, और जस्टिस GD शर्मा की रिपोर्ट बल्कि उस पूरे के पूरे कमीशन को रोल बैक करवाने के लिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली से लौटकर उसी पुरानी यकीन दहानियों पर ही उनको इत्तफा करना पड़ा और पहाड़ियों के शेड्यूल ट्राइब हो पाने की नवीद भी बाज़बान खुद उन्हीं को सुनानी पड़ी। होम मिनिस्टर साहब ने, मैंने सुना है, इस बात का भी नोटिस लिया कि ये गदरे 10.5 लाख होकर 38 लाख की धौंस जमाते हैं और उससे भी दुगना वावेला करते हैं। इस मार्च का यही अंजाम होना था। नफरतें इतनी न बढ़ाओ कि जीना महाल हो जाए। कम हो या ज्यादा, खुशियां हो या गम, बांट के जीना सीखो। धन्यवाद यात्रा अपने आप में एक, मेरे ख्याल से एक वसी मौजू है। वक्त काफ़ी हो चुका है, उस पर आज बात नहीं हो पाएगी, लेकिन उस पर मैं ज़रूर बात करूंगा कि उसके मुहरकात क्या थे और उसका अंजाम क्या हुआ। अगले वीलॉग तक का इंतज़ार कीजिए। लेकिन मैं इन लोगों से एक बार फिर कहूँगा जिनका ये एजेंडा था कि कोई दूसरा जो है वो, जैसे आप क्या चाहते हैं कि बाबा बुल्ले शाह ने जो कहा है कि गलियां हो जान संजियां ते विच मिर्जा यार फिरे, ऐसा नहीं चलेगा। ये रविश ठीक नहीं है। इन गलियों में सबको इकट्ठे चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए।